बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड में हमने पिछले लेक्चर में देखा था संसद, और इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि संसद को समझने के लिए हमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीन आधारों पर इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। और आज हम इसके गठन को देखेंगे कि संसद का गठन दो सदनों के द्वारा होता है, लोकसभा और राज्यसभा। यानी पार्लियामेंट को हम हाउस ऑफ पीपल्स और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दो सदनों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। तो आज इस विस्तृत रूप में हम दोनों सदनों के बारे में पढ़ेंगे कि संसद के दो सदन कौन कौन से हैं और इनकी शक्तियाँ और कार्य क्या क्या हैं और इनका गठन किस प्रकार से होता है। पहला हम देखेंगे लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। ये भारतीय संसद के निम्न सदन के रूप से जाना जाता है। इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है और इसकी सदस्य संख्या में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है और बढ़ती रही है। 500 इसकी सदस्य संख्या हुआ करती थी और बाद में इसको बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। भारतीय जो परिसीमन आयोग है वो निर्धारित करता है निर्वाचन क्षेत्रों को और उसके बाद फिर इसके आम चुनाव के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा, और 21 वर्ष की आयु या उससे अधिक की आयु के वयस्क जो मतदाता है वो अपने वोट के माध्यम से इन लोकसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। एकल सदस्यीय जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके द्वारा लोकसभा का निर्वाचन होता है और इसमें निरंतर जो है हम कार्य होते हुए देख सकते हैं। निर्वाचक और सदस्यों की योग्यता के लिए आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक होना जरूरी है और उसकी 25 वर्ष या उससे अधिक की आयु हो, वो किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, भारत सरकार या राज्य सरकार दोनों में ही, और न्यायालय के द्वारा उसको दिवालिया या पागल घोषित नहीं किया गया हो। और इसके साथ ही इन योग्यताओं के अलावा संविधान के द्वारा संसद के द्वारा जो निर्धारित योग्यताएं होती हैं समय समय पर जारी, उन सभी योग्यताओं को वो पूरी करता हो। इसके साथ ही इस लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा भंग हो सकती है और मध्यावधि चुनाव कराए जा सकते हैं। लोकसभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना आवश्यक है। संसद के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं और इसके साथ ही इनको वेतन भत्तों की सुविधाएं प्राप्त हैं। इसके लोकसभा का जो पदाधिकारी होता है वो अध्यक्ष होता है, जो कि सदन के सदस्यों में से ही निर्वाचित किया जाता है, जो कि सीनियर होता है, और इसके साथ ही एक उपाध्यक्ष का पद भी होता है जो ये दोनों ही सदन की कार्यवाही को संचालित करते हैं, नेतृत्व करते हैं और निर्देशित करते हैं। लोकसभा की विभिन्न शक्तियां हैं जिनको हम विभिन्न आधारों पर स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लोकप्रिय सदन है और इसका निर्वाचन प्रत्येक जनता के द्वारा होता है, इसलिए ये एक जनप्रतिनिधि सदन के रूप में देखा जाता है। इसकी एक प्रमुख जो शक्ति है वो है विधायी या व्यवस्थापन से संबंधित शक्ति, जिसको हम कानून निर्माण शक्ति भी कह सकते हैं। भारतीय संसद संसद संघीय सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य की सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। और इसके साथ ही ये विभिन्न प्रकार के जो इससे संबंधित कानून हैं उनका प्रस्ताव लाना, उनको पारित करना, उसमें बहुमत जो है वो हासिल करना, विभिन्न प्रकार के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति वैसे लोकसभा
और राज्यसभा दोनों की होती है, लेकिन जो वित्तीय विधेयक हैं वो सर्वप्रथम लोकसभा में रखे जाते हैं। वित्तीय शक्तियों में यदि हम देखें तो लोकसभा को संविधान ने विभिन्न प्रकार की आर्थिक अर्थ संबंधी शक्तियां प्रदान की हैं और इसमें जो भी वित्त विधेयक है वो लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है, पहले राज्यसभा में नहीं होता, और लोकसभा जब उसको पारित कर देती है तब वो राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वो उसे 14 दिन के अंदर पारित कर दे। अगर वो नहीं करता तो उसको वापस लोकसभा में भेज दिया जाता है और लोकसभा के द्वारा पारित होने के बाद वो मान लिया जाता है। वार्षिक बजट और अनुदान मांगों में भी लोकसभा के द्वारा ही कार्य किए जाते हैं और व्यय संबंधी स्वीकृति का अंतिम अधिकार भी लोकसभा को प्राप्त है। इसके साथ ही कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति भी लोकसभा के क्षेत्राधिकार में आती है, क्योंकि जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री और उसी दल में से मंत्रिमंडल का गठन होता है। इसलिए प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और संसद इसमें कई प्रकार से नियंत्रण करती है। जैसे वो मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, आलोचना कर सकती है। संसद सरकारी विधेयक और बजट को अस्वीकार कर सकती है। मंत्रियों के वेतन में कटौती प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है। संविधान में संशोधन का कार्य कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इस तरह से कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत लोकसभा को अत्यधिक शक्तियां प्राप्त हैं। कार्यपालिका पे जो पूर्ण नियंत्रण है वैसे तो दोनों ही सदनों के द्वारा होता है, लेकिन लोकसभा की शक्तियां इसमें अधिक हैं। फिर संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है लोकसभा को। लोकसभा सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार है और वो संविधान में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का काम संसद को दिया गया है और इसके द्वारा साधारण बहुमत या विशिष्ट बहुमत दोनों ही प्रकार से, यानी दो विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत के द्वारा और राज्यों के बहुमत के द्वारा संशोधन होता है और उसमें संसद के सदनों की, जिसमें लोकसभा की जो प्रमुख भूमिका है वो देखी जा सकती है। निर्वाचक मंडल के रूप में भी संसद काम करती है, लोकसभा काम करती है। अनुच्छेद 54 में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव में भी लोकसभा भाग लेती है। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का भी निर्वाचन किया जाता है और उनको पदच्युत भी किया जा सकता है। इसके साथ ही लोकसभा जन शिकायतों का निवारण करने वाला सदन भी है, क्योंकि इसमें जनता से सीधे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो सदस्य होते हैं। इसलिए जनता की शिकायतें, जनता के विचार और भावनाएं सरकार तक पहुंचाई जाती है। लोकसभा के सदस्य ये चेष्टा करते हैं कि वो सरकारी नीति और कानून निर्माण के माध्यम से जनता के हितों का ध्यान रखें, उनके हितों की पूर्ति करें। तो इस रूप से ये एक लोकप्रिय जन प्रतिनिधि सदन के रूप में काम करने वाला सदन है लोकसभा। अन्य विविध कार्य भी लोकसभा करती है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे तो लोकसभा का अनुमोदन होना आवश्यक है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लगा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संकट की या आपातकाल की घोषणा को 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकार करवाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति सर्वक्षमा देना चाहे तो उसकी स्वीकृति भी संसद से लोकसभा की भी उसमें जिसमें भूमिका होती है लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार ये विविध कार्य हैं जो कि भारत की लोकसभा या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के द्वारा किए जाते हैं। संसद का दूसरा सदन, जिसे उच्च सदन, स्थायी सदन भी कहा जाता है, वो है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा दूसरा सदन है संसद का, एक उच्च सदन है और इसकी भी अहम भूमिका है संसद की गतिविधियों में। और राज्यसभा
का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है और जिसमें इसकी सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। वर्तमान में 245 करीब पर निर्वाचन होता है। इसमें 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेष क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता इत्यादि से। और 2 ऐसे सदस्य होते हैं जो एंग्लो इंडियंस होते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए उनकी आवश्यक योग्यताएं ये हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष या उससे अधिक की आयु हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, विकृत मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं हो और ऐसे सभी योग्यताएं रखता हो जो कि संसद के किसी कानून द्वारा समय समय पर निश्चित की गई हो। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। वैसे इसका 6 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल होता है, लेकिन सारे सदस्य एक साथ त्यागपत्र नहीं देते और ये एक साथ भंग होने वाला सदन नहीं है। स्थायी सदन इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति इसे भंग नहीं करते और पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता। सदस्यों का जब 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाता है तो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 2 वर्ष के पश्चात वो पद निवृत्त होते हैं और फिर नए 1/3 सदस्य पद ग्रहण करते हैं। इस तरह से इसका जो सदन का कार्य है वो निरंतर स्थायी रूप से चलता रहता है। राज्यसभा के पदाधिकारी को सभापति कहा जाता है, जो कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है और एक उपसभापति की भी नियुक्ति सदन के सदस्य मिलकर करते हैं। और ये सभी राज्यसभा के सभा का सभापतित्व करते हैं, मार्गदर्शन करना, संचालन करना और सदन में अनुशासन देना करना, सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करना, प्रश्न को तय करना, वाद विवाद को सुसंगत बनाए रखना, मतदान वगैरह का परिणाम घोषित करना इत्यादि जो औपचारिक कार्य हैं सदन से संबंधित वो उपराष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं और उसकी एब्सेंस में उपसभापति जो है ये सारे सभापति के कार्य करता है। राज्यसभा की गणपूर्ति उसकी सदस्य संख्या की 1/10वां भाग है और तभी कोई कोरम पूरा होकर कार्य संपन्न होता है, निर्णय लिया जाता है। राज्यसभा के विभिन्न कार्य और शक्तियां हैं। राज्यसभा लोकसभा का एक सहयोगी और सहायक सदन के रूप में भूमिका अदा करता है और इसकी भी प्रमुख शक्ति विधायी शक्ति है, कानून निर्माण से संबंधित शक्ति है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। अवित्तीय विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित हो सकता है और जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों किसी प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तब वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। और लेकिन जो वित्त संबंधी विधेयक है वो पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है, वहाँ से पारित होने के बाद ही वो राज्यसभा में आता है, वो उसको पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस तरह से जो सामान्य विधेयक है उसके संबंध में दोनों सदन समान शक्तियाँ रखते हैं, लेकिन वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है। दूसरा, संविधान संशोधन की शक्ति है राज्यसभा के पास और इसमें भी लोकसभा के समान ही राज्यसभा को भी संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। साधारण बहुमत और 2/3 बहुमत दोनों ही प्रकार से संविधान की शक्तियों संशोधन की शक्ति का अधिकार राज्यसभा रखती है और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के संविधान में परिवर्तन करने में राज्यसभा की भूमिका देखी जा सकती है। तीसरा, वित्तीय शक्तियां हैं। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। संविधान द्वारा इस संबंध में लोकसभा से इसकी स्थिति निर्बल है, फिर भी ये जो भी लोकसभा के द्वारा स्वीकृत वित्त विधेयक होते हैं वहाँ से पारित होने के बाद जब इसके पास आते हैं तो 14 दिन तक इस पर विचार 14 दिन के अंदर इस पर
वित्तीय विधेयक पर विचार कर सकती है और उसके बाद इसको वापस इसे लोकसभा को लौटाना होता है। तो इस संबंध में वो एक औपचारिक भूमिका राज्यसभा वित्तीय शक्तियों के संबंध में निभाती है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी राज्यसभा की देखी जा सकती है। हालांकि इसमें लोकसभा की शक्तियां अधिक हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली है इस संदर्भ में, लेकिन राज्यसभा भी जो मंत्रिमंडल है उसके मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। राज्यसभा पूरक प्रश्न पूछ सकता है, आलोचना कर सकती है और अविश्वास प्रस्ताव में भी राज्यसभा की भूमिका होती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। फिर कुछ विविध शक्तियां हैं जो कि राज्यसभा की शक्तियां कही जा सकती हैं। जैसे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य पदाधिकारियों पर यह महाभियोग लगा सकती है। लोकसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का काम कर सकती है राज्यसभा। इसके साथ ही आपातकाल में भी इसकी भूमिका होती है। अन्य शक्तियों में यदि हम देखें राज्यसभा की, तो ये वो अधिकार और शक्तियां जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है लेकिन केवल राज्यसभा को प्राप्त हैं। जैसे अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। इस प्रकार ये जो शक्तियां हैं वो लोकसभा की तुलना में हम विशिष्ट रूप से राज्यसभा की ही देख सकते हैं और इस संबंध में ये एक विशिष्ट शक्तियां हैं जो कि राज्यसभा को ही प्राप्त हैं। इस तरह से आज हमने ये देखा कि संसद के 2 प्रमुख सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि लोकसभा राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली और अधिक शक्तियां और अधिकार प्राप्त सदन है, लेकिन राज्यसभा की अपनी कुछ विशिष्ट शक्तियां जिसके कारण उसको एक विशेष स्थान संसद में उसका देखा जा सकता है। तो आज हमने इस लेक्चर में ये चर्चा की कि दोनों सदन का गठन कैसे होता है और इसकी विविध शक्तियाँ कौन कौन सी हैं।